नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए श्रृंखला की अगली वीडियो, इसमें आप अपने हिसाब से भी टिक कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर खेल न आए होली। किसकी पंक्तियां हैं? देखिए ये पंक्तियां हैं पद्माकर की। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार आया हुआ है, तो इसी आप याद कर सकते हैं। और जो ये है एक्सप्लेनेशन, इसको आप ज़रूर देखिएगा वीडियो पॉज करके। अगला प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण क्यों है, देखिए कितनी बार पूछा गया अलग अलग परीक्षाओं में। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर खेल न आयो होली। देखिए गंगा लहरी, ये भी महत्वपूर्ण है। गंगा लहरी किसकी है? पद्माकर की। बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए इसको। अब इसके बारे में आप थोड़ा यहाँ पर पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। प्रबोध पचासा, गंगा लहरी सब पद्माकर की हैं। प्रबोध पचासा भी पद्माकर की है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। आप लोग इसको आप भी टिक कर सकते हैं 4 ऑप्शन में से। आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिसमें मैच करेगा उसे तो रहने दीजिए, और जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है वो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं आप। चलिए पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ, देखिए अलंकार ग्रंथ कौन सा है? पद्माभरण। पद्माकर का अलंकार ग्रंथ है पद्माभरण। देखिए थोड़ा सा इसे देख सकते हैं आप, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अब काव्य रसायन किसकी है? काव्य रसायन है देव की कृति। काव्य रसायन देव की कृति है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए। ये देखिए देव के बारे में थोड़ा दे रखा है। इटावा ज़िले के हैं, इटावा के निवासी, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। आगे आप इनके बारे में देख सकते हैं। देव किस ज़िले के? देखिए बता दिया मैंने। तो देव इटावा ज़िले के हैं, बहुत महत्वपूर्ण है देव के बारे में। सुजान विनोद, देखिए जो सुजान विनोद है वो है देव की। यहाँ पर कुछ लोग घनानंद भी लगा सकते हैं, सुजान नाम आया है तो नहीं, मगर ये सुजान विनोद है देव की। अगले बढ़ते हैं हम। जाति विलास के रचयिता, जाति विलास के रचयिता हैं देव, बहुत महत्वपूर्ण है जाति विलास। अष्टयाम, देखिए अष्टयाम किसकी है? अष्टयाम यहाँ पर देव की है। अष्टयाम नाभादास की भी है, आपने देखा होगा इससे पहले। तो अष्टयाम बहुत लोगों ने लिखी है, तो अष्टयाम देव की भी है और नाभादास की भी है। देखिए रीतिवादी कवि देव क्या है, किससे संबंधित है कह रहा है? रीतिबद्ध कवि देव, रीतिवाद से नहीं है, वक्रोक्ति से नहीं है। अब अलंकार और रसवाद में लग रहा है, तो इसका मुझे लग रहा है कि इसका आंसर होना चाहिए रसवादी। देव क्या है? रसवादी। हाँ, इसके बारे में पढ़ सकते हैं थोड़ा सा, ये डिटेल जो दी गई है। देव किस प्रकार के कवि हैं? तो देव क्या है? अभी पढ़ा है हमने, रसवादी कवि है। देखिए कितने बार पूछा गया है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, भूली कहत नव रस सुकवि सकल मूल सिंगार। ये किसकी पंक्तियां हैं? भूली कहत नव रस सुकवि सकल मूल सिंगार। तो ये किसका है? ये पता नहीं है, देख लेते हैं किसका है। ये भी देव का कथन है, बहुत महत्वपूर्ण है, देव का कथन है। भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, बहुत महत्वपूर्ण कथन है, इसे आप नोट कर सकते हैं अपनी डायरी में। अगला प्रश्न, हाँ इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है उसे देख सकते हैं आप, आगे देख लेंगे हम। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जिहि चितवंत एक बार। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, ये है रसलीन की पंक्तियाँ, बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए आप। अब रसलीन के बारे में कुछ ये इंपॉर्टेंट तथ्य दिए गए हैं, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। मतीराम की भाषा है, जो मतीराम की भाषा है वह क्या है कह रहा है? देखिए इसमें मतीराम की भाषा है वह साहित्यिक ब्रज भाषा, बोलचाल की भाषा नहीं है, साहित्यिक ब्रज भाषा है, ना ही साहित्यिक अवधी है, ना ही साहित्यिक राजस्थानी।
तो यह इसका आंसर क्या होगा, साहित्यिक ब्रज भाषा है। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न आया हुआ है, इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी, इसीलिए इसे आप याद कर सकते हैं। घनानंद रीति काव्य की किस काल के कवि हैं? देखिए रीतिबद्ध तो नहीं है, रीति सिद्ध भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि रीति मुक्त दिया हुआ है, रीति मुक्त हैं घनानंद। आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दी गई है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो पॉज करके। घनानंद किस वर्ग के कवि थे? तो रीति मुक्त वर्ग के कवि थे, आंसर बी। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? देखिए अब क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो घनानंद तो है रीति मुक्त, बोधा भी हैं, आलम भी हैं, तो जो बिहारी हैं वो रीति मुक्त नहीं है, इसका आंसर होगा डी। तो बिहारी क्या थे? बिहारी थे रीति सिद्ध कवि। इसमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? फिर से देखिए, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर नहीं है, केशवदास आया हुआ है, तो केशवदास रीति बद्ध कवि थे। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर अचूक अधिकार इनका था, वैसा किसी और कवि का नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके लिए कहा था? देखिए यह कथन कहा था रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के लिए। बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। आगे देख लेते हैं, इसके बारे में डिटेल दी गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसे। इसमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। अगला प्रश्न, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल है जो आप लोग पढ़ सकते हैं। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में हुआ है? तो घनानंद की कविता में हुआ है, क्योंकि घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन सा है? तो वह है घनानंद। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न, इसे याद कर लीजिए आप लोग, दिया गया है डिटेल, इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है, घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं? तो घनानंद की कृतियां ब्रज भाषा में हैं। रीतिकाल की अधिकतर जो कृतियां हैं वह ब्रज भाषा की हैं। घनानंद की कृतियां ब्रज भाषा में हैं। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सार, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली और कृपाकांड। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देख लीजिए, सुजान सागर के लेखक का नाम। देखिए सुजान सागर के लेखक का नाम है घनानंद। इससे पहले हमने पढ़ा था सुजान विनोद किसकी थी? देव की। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? घनानंद की। तो इसमें घनानंद क्या कहना चाह रहे हैं कि लोग हैं लागी कवित बनावत, लोग तो कविता बनाने में लगे हुए हैं, जबकि मोहि तो मेरे कवित बनावत, मुझे तो मेरी कविताओं ने बना दिया है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बहुत बार पूछी गई हैं परीक्षाओं में, तो इसीलिए आप इनको नोट कर सकते हैं। ये देखिए फिर से आगे, लोग है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत, घनानंद की हैं पंक्तियां। आगे देख लेते हैं प्रश्न अगला, कि लोग है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेको सयाने को बाक नहीं। ये भी पंक्तियां घनानंद की हैं। कह रहे हैं कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेको सयाने को बाक नहीं। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इसीलिए आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, बहुत बार पूछी गई है। देखिए, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानो है। तो ये है ठाकुर की पंक्तियां, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, देख लीजिए, आप याद कर सकते। कवित्त रत्नाकर के रचयिता, कवित्त रत्नाकर के रचयिता हैं सेनापति। बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। आप जो भी प्रश्न कोई ना कोई परीक्षा में आया है वो तो इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगली परीक्षा में आने के उसके चांस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको नहीं आ रहा है। कवित्त रत्नाकर, देखिए कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रची गई है?
तो कवित्र रत्नाकर ब्रज भाषा में रची गई है, क्योंकि उस समय अधिकतर ब्रज भाषा में रचना की गई थी ना। तो कवित्र रत्नाकर किसकी है? सेनापति की है, और वो 1706 में रची गई थी ब्रज भाषा में। सुजान चरित बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक हम ये तीसरा प्रश्न देख रहे हैं सुजान नाम से। सुजान चरित किसका है? तो सुजान चरित है सूदन की कृति। इससे पहले हमने पढ़ा था सुजान विनोद। सुजान विनोद देव की थी। सुजान सागर घनानंद की थी। सुजान चरित किसकी है? सूदन की। बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? देखिए, मतीराम ने तो की थी, मतीराम सतसई। बिहारी ने भी की थी, बिहारी सतसई। वृंद ने भी की थी, वृंद सतसई, जबकि सेनापति ने नहीं की थी। तो इसका आंसर होगा बी। देखिए, इसमें भी थोड़ा डिटेल दी गई है, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। इसमें भी बताया गया है कुछ ना कुछ। तो हाँ, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है। देखिए, मतीराम का है ललित ललाम। ग्रंथ मतीराम का बहुत महत्वपूर्ण है, ललित ललाम। आगे देख लेंगे रीति सिद्ध कवि। अब इसमें रीति सिद्ध आ गया है, तो रीति सिद्ध कवि पूछे जाएंगे। तो रीति सिद्ध धारा के कवि हैं, पूछा गया है। रीति सिद्ध के कवि हैं, कौन है? रीतिकाल की रीति सिद्ध धारा के। देखिए, रीतिबद्ध धारा के हैं केशवदास, रीतिबद्ध धारा के देव हैं, रीतिबद्ध धारा के भूषण हैं। तो रीति सिद्ध काव्य धारा के हैं बिहारी। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देख लीजिए, इसके बारे में डिटेल आप देख सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके। बिहारी रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं बिहारी। आगे बढ़ लेंगे, अगला प्रश्न देख लेंगे। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है बिहारी के बारे में भी। तो बिहारी निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? तो अब इसमें क्या पूछा गया है? रीतिबद्ध। बिहारी तो रीति सिद्ध हो गए, घनानंद रीति मुक्त हो गए, आलम भी रीति मुक्त हो गए। तो मतीराम है जो वो रीतिबद्ध कविता के, रीतिबद्ध परंपरा के कवि हैं मतीराम। बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो अभी पढ़ा था हमने, रीति सिद्ध काव्य धारा के। बहुत बार पूछा गया है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। देखिए, लक्षण ग्रंथ की रचना किसने नहीं की है? भिखारी दास ने की है, ग्वाल ने की है, देव ने की है, जबकि बिहारी ने नहीं की है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। दृग उर्जट टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बिहारी का। इसमें कह रहा है कि दृग मतलब नैन, जो आँखें उलझ रही हैं और टूट रहे हैं कुटुम, जुरत चतुर्चित प्रीति, इससे जुड़ रही है प्रीति, जबकि वहाँ दृग के उलझने से कुटुंब टूट रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ प्रीति जुड़ रही है। तो असंगति अलंकार है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा इसमें। देखिए, थोड़ा दिया गया है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप। बिहारी सतसई के दोहे हैं, तो 719 दोहे हैं इसमें। सीधी सीधी बात। आगे देख लेंगे। बिहारी की रचना का नाम क्या है? तो बिहारी की रचना का नाम बिहारी सतसई है। सतसई का मतलब होता है 700, तो 700 से अधिक है इसमें, तो सतसई है। बिहारी निम्न में से किस काल के कवि थे? तो बिहारी रीति काल के कवि थे, बहुत महत्वपूर्ण है। सी है आंसर इसका, सरल सा है। बिहारी सतसई किस भाषा का ग्रंथ है? तो बिहारी सतसई है जो ब्रज भाषा का ग्रंथ है। महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर यह प्रश्न। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो बिहारी हैं जिन्होंने सिर्फ बिहारी सतसई लिखा था, उससे ही वो एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया, यह लिखा गया है। आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब आधुनिक काल से प्रश्न है, तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वान द्वारा क्या अधिमान दिया गया है?
क्या कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी से अब तक। अच्छा, तो इसे आधुनिक काल कहा गया है। अधिकतर विद्वानों ने आधुनिक काल कहा है इसको। आगे देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। देखिए, जीवनी काल तो नहीं कहते हैं, संस्मरण काल भी नहीं कहते हैं, पद्य काल भी नहीं कहते हैं, जबकि इसका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल रखा था। अगला देख लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से गद्य काल कहा था? बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन से हैं? तो ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। अब अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न क्या है? रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनसे जुड़ा हुआ है। आंसर है बी। इसमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए कह रहे, तो इसमें से भ्रमर गीत तो नहीं है, रश्मि रथी भी नहीं है, गीतावली भी नहीं है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है? उद्धव शतक। आप इसे इस प्रकार पढ़ सकते हैं, उद्धव शतक, क्योंकि उद्धव शतक नहीं बोल सकते हमसे, जबकि ये बड़ा ऊ है, तो उद्धव शतक इस प्रकार से इसका उच्चारण कर सकते हैं आप। उद्धव शतक के लेखक हैं, तो अभी पढ़ा था रत्नाकर, जिन्हें जगन्नाथ दास रत्नाकर के नाम से भी जाना जाता है। उद्धव शतक में कितने छंद हैं? तो ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। उद्धव शतक में कितने छंद हैं? आगे इसके बारे में डिटेल दी गई हो सकती है। हाँ, देखिए, राम प्रसाद मिश्रा ने अपनी पुस्तक खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन में लिखा है कि उद्धव शतक में 118 छंद हैं। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। यह भ्रमरगीत परंपरा का काव्य है। गोपी उद्धव संवाद इसका वर्ण विषय है। उद्धव शतक एक तरह से विरह काव्य है, किंतु विरह की तीव्रानुभूति के साथ गोपियों का उत्कट प्रेम भी इसमें पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुआ है। इसे कुछ समीक्षक श्रृंगार काव्य भी मानते हैं। अच्छा, तो इसीलिए इसका आंसर दिया नहीं गया है वहाँ पर, क्योंकि इसका आंसर है 118 छंद माने गए हैं। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? जो गंगा अवतरण है वह रोला छंद में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? रोला छंद में। तो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आया हुआ है प्रश्न, तो इसीलिए इसे याद कर सकते हैं। उद्धव शतक की हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सबे लगी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सबे लगी। तो इसके बारे में तो इससे क्या होता है? भावोत्कर्ष, इससे भाव का उत्कर्ष दिखाई दे रहा है कि हमको लिख्यो है कहाँ। पुनरुक्ति हो रही है जी कि हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सबे लगी। तो इसमें भाव का उत्कर्ष दिखाई दे रहा है एक प्रकार से। आगे थोड़ा देख लेंगे इसके बारे में डिटेल। भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया था? तो जो भारतेंदु जी थे उन्होंने जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया था। किसका? लक्ष्मण का अभिनय किया था। और किसका किया था? लक्ष्मण का। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल 1868 नाटक अवश्य अभिनय के लिए रचा गया था। यह नाटक गुणों से युक्त है और इसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, किंतु इस समय तक भारतेंदु का उदय हो चुका था और विद्या सुंदर नाटक प्रकाशित हो गया था। वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रवर्तित रामलीला की लोकप्रियता के साथ लीला नाटकों को जो परंपरा आरंभ हुई उसका श्रेष्ठ रूप जानकी मंगल नाटक है। ठीक हो गया। अच्छा, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना से प्रेरित रहे, तो इसमें भारतेंदु प्रेरक रहे। इसके काशी का नाट्य संस्थान नेशनल थिएटर की मंडली में अंधेर नगरी नाटक का मंचन 1881 में हुआ था, जो भारतेंदु द्वारा रची गई थी।
अगला देख लेते हैं, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? जो आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है परीक्षा गुरु से। बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, आपको आता है तो आप भी टिक कर सकते हैं 4 ऑप्शन में से अपने हिसाब से। तदीय समाज से किसका संबंध है? तो तदीय समाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध है। इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। ये देखिए, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी में से हिंदी के किस लेखक को कहा गया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया है नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु को कहा गया है। आगे देख लेंगे, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं कि अंग्रेजों का राज तो सुख साज है, यहाँ सब अंग्रेजों के राज में सब सुख साज है, पर जो विदेश चले जाता है पैसा वह खलता है बहुत, यह कहते हैं भारतेंदु। धन्य धन्य भूमि सब रत्नानी की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक हैं। देखिए, इस पंक्ति के लेखक भारतेंदु नहीं हैं, इस पंक्ति के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऐसा लग रहा है कि भारतेंदु की पंक्तियां हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। धन्य धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजावनी, कह रहे हैं कि धन्य हो भारत भूमि की, आपसे सब रत्नों के उपजे हैं, इससे बहुत सारे। आगे देख लेंगे, अगला प्रश्न, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने करी थी? तो सच्ची समालोचना नाम से बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन बालकृष्ण भट्ट ने, सच्ची समालोचना नाम से किसने की थी? बालकृष्ण भट्ट ने। आगे देख लेते हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ दिया गया है यहाँ पर, इसको ज़रूर पढ़िएगा आप वीडियो पॉज करके। सारा यही दिया गया है, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने अनुवाद किया था मेघदूत का खड़ी बोली में। इसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ दिया गया है यहाँ पर, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो जो शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किया था वो थे लाला सीताराम। लाला सीताराम ने शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किया था। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया था? ट्रैवलर का अनुवाद किया था राम नरेश त्रिपाठी ने। राम नरेश त्रिपाठी ने नहीं, श्रीधर पाठक ने किया था ट्रैवलर का। और ट्रैवलर का किस नाम से अनुवाद किया था? श्रांत पथिक नाम से। हाँ, श्रीधर पाठक थे, राम नरेश त्रिपाठी नहीं थे, श्रीधर पाठक थे। इसका आंसर सी है। देखिए, द ट्रैवलर का अनुवाद एकांतवासी योगी नाम से किया था। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो वह है फूलों का गुच्छा। बहुत महत्वपूर्ण है, आया हुआ प्रश्न है, इसीलिए इसे आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि कौन से हैं? देखिए, हरिश्चंद्र मतलब खुद भारतेंदु, प्रेमघन ये भी हैं, प्रताप नारायण मिश्र ये भी हैं, अंबिका दत्त व्यास ये भी हैं। कौन से हैं कह रहे हैं ना। अच्छा, तो यहाँ हरिऔध नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है, मुक्ति बोध भी नहीं है, तो पहला आंसर इसका सही होगा। प्रश्न को बारीकी से पढ़ना पड़ता है 2-2 बार, ताकि ऐसा न लगे कि कहीं गलत भी हो जाते हैं 2 बार पढ़ने के बाद भी प्रश्न। इसीलिए कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? देखिए, श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र तो हैं, बालकृष्ण भट्ट भी हैं,
श्रीनिवास दास भी हैं, तो बाल मुकुंद गुप्त नहीं है। देख लेते हैं आंसर इसका बी, बाल मुकुंद गुप्त नहीं है। इसके बारे में पढ़ सकते हैं। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था, तो बलिया वाला व्याख्यान दिया था 1884 में, बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर सकते हैं आप इसको। बलिया वाला व्याख्यान कब दिया था? ऐतिहासिक व्याख्यान बलिया में जो दिया था उन्होंने 1884 में दिया हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दी गई है, उसे आप पढ़ क्या मैं बता देता हूँ। हिंदी साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए ददरी मेले का एक खास ऐतिहासिक महत्व है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नवंबर 1884 में एक व्याख्यान दिया था जिसे बलिया व्याख्यान या बलिया का भाषण के नाम से जाना जाता है। यही व्याख्यान भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक से हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिसंबर 1884 में प्रकाशित हुआ था, और प्रकाशित भी हुआ था 1884 में। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो भारतेंदु युग की है समस्या पूर्ति विशेषता। इसके बारे में डिटेल यहाँ पर दी गई है, जिसे आप लोग अपने अनुसार पढ़ सकते हैं अगर आपको सही लगे तो। भारतेंदु युग के नाटककार हैं, देखिए प्रसाद तो नहीं है, हरिकृष्ण प्रेमी वृंदावन लाल भी नहीं है, हरिकृष्ण प्रेमी भी नहीं है, तो श्रीनिवास दास हैं। इसका आंसर क्या है? ए। आगे इसके बारे में डिटेल दी गई है। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, तो इसीलिए इसका आंसर बी होगा। इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे, कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। और यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा था बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के लिए कि गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे, कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ इसके बारे में थोड़ा और दिया गया है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें से एक कथन ए और, अरे छोड़ो ना यार ये कथन वाले, थोड़ा कथन के बारे में थोड़ा सा एक बार आंसर देख लेते हैं कि क्या है इसका। अरे छोड़िए, कथन कारण द्विवेदी युग आ गया है। अब देख लीजिए थोड़ा सा द्विवेदी युग के बारे में जान लेते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम से हुआ था? तो आप सभी को लगभग पता होगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। इसके बारे में जो जानकारी है वो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, इम्पोर्टेंट जानकारी है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इसे देख सकते हैं आप तथ्यों को। द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर हुआ था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण देखिए कितने बार पूछा गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए इसमें प्रश्न में गलती कहाँ पर करते हैं परीक्षार्थी, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी तो हैं, मालूम है उनको, और तो परीक्षा में माहौल ऐसा होता है कि यहाँ पर सही प्रश्न आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं, तो उस पर जल्दी से विद्यार्थी क्या कर देते हैं, द्विवेदी देख के हजारी प्रसाद द्विवेदी में टिक कर सकते हैं। तो आराम से महावीर प्रसाद द्विवेदी में टिक करके आइएगा आप लोग। द्विवेदी युग का एक और नाम है, क्या है? जागरण सुधार काल है इसका नाम। और जागरण सुधार काल किसने दिया था? नगेंद्र ने दिया था इसका नाम। आगे देख लेते हैं। द्विवेदी युग का यह वह साहित्यकार जिसने कविता कामनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था, कौन थे वो? नाथूराम शर्मा शंकर। बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न, नोट भी कर सकते हैं आप अगर आपको सही लगे तो प्रश्न। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, तो ये पंक्तियां किसकी हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ज्ञान राशि के महान संचित, अच्छा ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है, तो इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा आंसर, महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा इसका आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ देखिए, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी
रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है तो कौन सा है यहाँ पर? संपत्ति शास्त्र। डी। अच्छा, अरे दिख भी गया आपको, संपत्ति शास्त्र है इस ग्रंथ का नाम, जो अर्थशास्त्र विषय ग्रंथ पर आधारित है। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? अब आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, अभी पढ़ा है हमने। अगला प्रश्न, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी है। देखिए, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ही थे। उस समय जो जूही की कली, और जूही की कली ऐसे नहीं लिखते हैं, असलियत में जूही की कली में जूही ऐसे लिखा हुआ आता है, जो अधिकतर प्रकाशन ऐसा ही डाल देते हैं, बड़ी जूही। जो जूही लिखा गया है ये तो ठीक लिखा गया है, मगर जो ऐसा छोटा ऊ आता है वह निराला ने लिख के लिखा था, इसका नाम छोटा। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए? हाँ, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आगे, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध तो हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं और मैथिली शरण गुप्त हैं। सोहनलाल द्विवेदी नहीं है इसके कवि। अगला देख लेते हैं। हाँ, इसमें देख लीजिए, सोहनलाल द्विवेदी युग के कवि नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत एवं प्रमुख गांधीवादी कवि हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार के रूप में किसे जाना जाता है? मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। मुकुट पहनाया था ना इनको, सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार का। लोचन प्रसाद पांडे के अनुज मुकुटधर पांडे सुकवि थे। वे प्रकृति के उपासक थे। इनके काव्य में भावात्मक आंतरिक संवेदना और रहस्यात्मक अनुभूति के दर्शन होते हैं। ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। वस्तुतः इनके काव्य में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। पूजा फूल तथा कानन कुसुम इनके प्रकाशित काव्य संकलन हैं। छायावाद का पूर्वाभास मुकुटधर पांडे के उसमें। अगला देख लेंगे प्रश्न क्या है। छायावाद का पूर्वाभास किस, हाँ ये तो पढ़ लिया है। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास? तो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? देखिए, प्रिय प्रवास है इसका आंसर। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसके बारे में आप डिटेल देख सकते हैं ये। तो चलिए, अगली श्रृंखला का अगला वीडियो हम बाद में देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। मैं वैसे इससे भी अधिक लंबी 1-2 घंटे की वीडियो भी बना सकता हूं, अगर आप लोग चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो जाए घटना चक्र, तो वो भी कर सकता हूं आपकी मर्ज़ी के अनुसार। तो आप अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।